वो सारे रास्ते यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़की कौन है और उसके साथ ज़ारन का क्या ताल्लुक है। सिर्फ दोस्ती तो लग नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का कोई बहुत गहरा ताल्लुक हो। और अगर ऐसा था तो भी उसे क्या फ़र्क पड़ता। वो तो वैसे भी उसकी ज़िंदगी में एक अनचाहा वजूद थी। आज नहीं तो कल उसने निकल ही जाना था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना था, उसने अपने करियर के बारे में सोचना था। उसने भी ज़ारन की तरह एक बहुत बड़ा वकील बनना था। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, ना आज और ना ही आने वाले कल में। उसने अपनी एक पहचान बनानी थी, बहुत जल्द। आज फंक्शन हॉल में होने वाला था तो ड्राइवर चाचा उन्हें सीधा हॉल में ही ले आए थे और वहां आते ही दुल्हन वाले कमरे की तरफ वो चली गई थी, जहां पर सहरिश काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उस कमरे के बाहर पहुंची थी कि कल रात वाली वही लड़की मुस्कुराते हुए बाहर निकली और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू सो मच इज़ा, तुम जानती तक नहीं हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। हम तो ये सोचकर परेशान थे कि तुम्हारे भाई की पेमेंट भी हम कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत पैसे लेते हैं अपने केसेस के लिए। और मेरी बहन ने सिर्फ 5 लाख तक का ही इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ अपनी बहन की खातिर वो ये केस बिल्कुल फ्री में लड़ रहे हैं हमारे लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी, वो उसका हाथ थामते हुए बोली, जबकि इज़ा इबादत को इशारे कर रही थी कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको इस केस में कामयाबी अता करें। इबादत ने उसके हाथ से इज़ा का हाथ अलग करते हुए कहा, आमीन सुम आमीन। अब तो केस की सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। जिस केस पर ज़ारन शाह हाथ रख ले वो कामयाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड और पूरी यकीन थी। इबादत तुम भी LLB कर रही हो ना, उसने अब इबादत से पूछा था। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ओ ग्रेट, माशाल्लाह, यानी कि तुम लोगों के ख़ानदान में एक और बहुत काबिल वकील आने वाला है। तुम्हें तो इंटर्नशिप का भी कोई मसला नहीं होगा, इतना बड़ा वकील तुम्हारे घर में मौजूद है। मुस्कुराते हुए वो बोली, जबकि इज़ा कुछ एक्साइटेड हुई थी। हाय इबादत, तुम भाई के साथ इंटर्नशिप करोगी? वाह, कितना मज़ा आएगा ना, मैं भी रोज़ जाया करूँगी तुम्हारे साथ। वो खुश होते हुए कहने लगी, हम ये सारी बातें ना बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम शादी इंजॉय करने के लिए आए हैं। उसने उसे अंदर चलने का इशारा किया तो अब की बार वो भी सर पर हाथ मारती तेजी से कमरे में दाखिल हुई, जहां सैरिश दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। यार कितना इंतज़ार करवाया तुम लोगों ने, मुझे इतना वक्त लगता है क्या वहां से यहाँ आने में? वो उन लोगों को घूरते हुए बोली, जबकि अब वो दोनों उससे माजरत करती और उससे हेलो हाय करने लगी थी, जो कब से उसके साथ उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वो एयरपोर्ट से निकलता सीधा राहिल की शादी हॉल में जा रहा था, जब अचानक बीच सड़क पर एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ गया। अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? गाड़ियाँ इतनी स्पीड में जा रही हैं और तुम बीच सड़क से गुजर रहे हो, दिमाग खराब है या नशा करके रखा है तुमने? दामियार गुस्से से बाहर निकलता उससे कहने लगा, जब एक आदमी तेजी से भागते उसके पास आया। इससे पहले कि दामियार उसके होश ठिकाने लगा था, वो लड़का उसे मार चुका था। दिमाग खराब है तुम्हारा, ये क्या बदतमीजी है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। तुम इनका एक्सीडेंट कर रहे थे और ऊपर से तुम इन्हीं को ही सुना रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितनी ज्यादा चोट लगी हुई है? शहीर उस आदमी के माथे पर इशारा करता काफी गुस्से से बोला, तो ना आता बीच सड़क पर ये बुढ़ा, ना लगती ये चोट? तुम नहीं जानते इन लोगों को, ये लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि इन्हें कुछ पैसे मिल सके और ये अपने नशे का ठड़क पूरा कर सके। दामियार ने हकीकत बयान की, जबकि शहीर को तो उसकी बदतमीजी पर ही गुस्सा आ रहा था। वो कैसे एक बुजुर्ग के बारे में इस तरह से बात कर सकता था? ओह रियली, इन्हें देखकर तुम्हें लगता है कि ये नशा करते होंगे? ये एक इंतहाई मुहज़्ज़ब इंसान है और तुमने इनका एक्सीडेंट करने की कोशिश की है। इनकी जान जा सकती थी और अब तुम इन्हें अस्पताल लेकर जाने की बजाय बातें सुना रहे हो यहाँ खड़े होकर। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग जमा होना शुरू हो गए थे, जबकि शहीर का कोई इरादा नहीं था उसे इस तरह से छोड़ देने का। जबकि दामियार को यहाँ से निकलना था, वो यहाँ पर कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता था, और वो भी इस तरह का तमाशा जो उसे आगे जाकर बदनाम कर सकता था। फाइन, उसने गुस्से से कहते अपनी जेब से वॉलेट निकालकर चंद नोट निकालते उस आदमी की तरफ बढ़ाए। तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। शहीर उसकी इस हरकत पर मजीद आग बबूला हुआ। नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। उस आदमी ने फ़ौरन ही रकम थामते शहीर के कंधे पर हाथ रखा, जबकि शहीर उस आदमी को घूर कर रह गया और फिर दामियार की तंजिया मुस्कुराहट ने बाकी की कसर पूरी कर दी। इस आदमी के पीछे जाकर चेक कर लेना कि ये इस पैसे का क्या करेगा, और आइंदा फजूल में किसी के हमदर्द बनकर किसी दूसरे के रास्ते की दीवार ना बनना, वरना हर कोई तुम्हें मेरी तरह बच्चा समझकर छोड़ेगा नहीं। वो उसके कान के करीब झुकता सरगोशी करते वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि शहीर गुस्से से उस आदमी को वहां से जाता हुआ देख रहा था। वो उस आदमी के लिए लड़ रहा था जो चंद नोटों की खातिर अपना रंग ही बदल गया था 1 मिनट में। और अगर इस आदमी को मालूम था कि वो इस पैसे से नशा करने वाला है तो क्यों उसे इतनी बड़ी रकम थमाकर चला गया था? आवाम को गलत रास्ते पर लगाने में कहीं ना कहीं हाथ इन बड़े लोगों का भी था। वो सिर्फ तल्खी से सोच कर ही रह गया।
दामियार तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम तो कल आने वाले थे ना। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। राहील उसे देखकर सचमुच में खुशी से पागल ही तो हो रहा था। वो गाड़ी बाहर बेतरतीबी से लगाकर अंदर आ गया था। अपने किसी ड्राइवर को भेजकर गाड़ी साइड पर करवा दो। उसने चाबी उसकी तरफ फेंकी और खुद पुरसकून सा जाकर सामने हॉल में बने 2 कमरों में से ग्रूम रूम के सोफे पर लेट गया। उसके साथ ही ब्राइड रूम था, जबकि राहील भी फौरन उसके साथ सामने सोफे पर आ बैठा। उसे तो याद ही नहीं रहा था कि वो दुल्हा खुद है। राहील, मैं कल रात सो नहीं सका। सुबह 3 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुंचा और उसकी वजह एक लड़की है। कल रात कॉल के दौरान मैंने तुम्हारे पीछे एक लड़की को खड़े देखा। उसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे वो लड़की चाहिए राहील। मैं नहीं जानता वो कौन थी और तुम्हारे पीछे क्या कर रही थी। बस उस लड़की की वजह से मेरी नींद बर्बाद हो गई है। मुझे उस लड़की को हासिल करना है। एक रात के लिए वो लड़की मुझे चाहिए, और वो भी आज ही। वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, अरे मेरी जान, मैं उस लड़की का पता करवा दूंगा। फिलहाल उसे तो देख। वो दरवाजे से अंदर दाखिल होती लड़की की तरफ इशारा कर रहा था, जो ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड थी और एक अदा से चलते बिल्कुल उसके साथ जुड़ कर आ बैठी। मेरी जान, तू इसके साथ वक्त गुजार, मैं तब तक तेरी उस लड़की के बारे में पता करवा दूंगा। शीना जी, मेरे दोस्त को खुश कर दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। फिलहाल मुझे उसी लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो शीना को एक तरफ करते बेजारी से बोला, मूड नहीं तो मैं मूड बनवा दूंगी जनाब, आप चलिए तो सही मेरे साथ। अगर वो लड़की भुला ना दी तो मेरा नाम भी शीना नहीं। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती फिर से बोली, दामियार, तुझे भी आराम की ज़रूरत है और मेरी मेहमान भी खसूसन तेरे लिए 2 दिन से यहाँ रुक कर तेरा इंतज़ार कर रही है। इसका दिल मत तोड़। मैं जाता हूँ बाहर। शीना, तुम मेरे दोस्त का ख्याल रखना। वहाँ अंदर रूम में सारा इंतज़ाम किया हुआ है। उसने सामने दरवाजे की तरफ इशारा किया और खुद बाहर निकल गया, जबकि शीना उसका हाथ थामे उसे अंदर कमरे में ले जाने पर मजबूर कर चुकी थी। हाय ब्यूटीफुल ब्राइड। ज़िबाइश अंदर कमरे में दाखिल होते सामने खूबसूरत सी दुल्हन को देख रही थी, जबकि उसे यहाँ देखकर इज़ा का मूड ऑफ हुआ। ये लड़की उसे सुबह भी पसंद नहीं आई और अब तो और बुरी लग रही थी। मैं राहील से मिलकर आई तो सोचा कि उसकी ब्राइड से भी मिल लूँ। मैं उसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो हूँ, तुम मुझे जानती ही होगी। वो एक अदा से आकर उससे हाय हेलो करने लगी। बहुत खुशी हुई आप यहाँ आई, वो मुस्कुराते हुए उससे कह रही थी। यकीनन वो उसे जानती थी और उसे यहाँ देखकर कुछ हद तक एक्साइटेड भी हो गई थी। उसकी तो शादी में सेलिब्रिटीज़ भी आ रही थी। इबादत और इज़ा दोनों उसे इग्नोर करते हुए अपनी बातों में मगन थी। वो इज़ा से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन शायद इज़ा के साथ जो ये लड़की थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो इज़ा को किसी और से बात करने ही नहीं दे रही थी, लेकिन ज़िबाइश को और भी तरीके आते थे। बाहर से दुल्हन को बाहर लाने का कहा गया था, तो इबादत और अरूश ने उसे दोनों तरफ से थाम लिया। वो कदम आगे उठाने लगी, जबकि ज़िबाइश ने पीछे से इज़ा की फ़्रॉक हॉल के दरवाजे के साथ लगे लोहे के हैंडल से अटका दी और अब वो अगले कदम का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, उसकी फ़्रॉक पूरी तरह से नीचे तक फट गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? तुम्हारी सारी फ़्रॉक फट गई है। वो रो देने को थी अपनी फ्रॉक की हालत देखकर। कुछ नहीं होगा यार, वहाँ ग्रूम के रूम में है ना मेरे कपड़े हैं, सुबह कुछ सामान वगैरह वहाँ रखा था। तुम जाओ उनमें से कोई ड्रेस पहन लो, वो सारे ही ड्रेस शादी में पहनने वाले हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, रोना मत शुरू कर देना। सहरिश उसे प्यार से समझा रही थी। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। इबादत उसके साथ निकलते हुए बोली तो सहरिश ने उसका हाथ थाम लिया। यार क्या कर रही हो? मुझे डर लगता है इस तरह अकेले जाते हुए। अरूश और तुम्हारा सहारा होगा तो मैं इजी फील करूँगी, वो उसे देखते हुए बोली। हाँ तुम जाओ इसके साथ इबादत, मैं खुद ही ले लूँगी कपड़े, बस 2 मिनट में अभी आती हूँ मैं। उसे रिलैक्स करते वो उसे भेजने लगी। मैं आती हूँ, रुको तुम्हारे साथ, ज़िबाइश ने ऑफ़र की। नो थैंक्स, मैं कर लूँगी, आप भी जाएं, शादी एंजॉय करें। वो कहते हुए उसे जाने का रास्ता दे चुकी थी और वो उसके साथ रुकना चाहती थी, लेकिन शायद वो उसे रोकना ही नहीं चाहती थी, सो वो भी बाहर निकल गई। अब वो पीछे की तरफ देखते सामने दोनों कमरों में से ग्रूम वाले कमरे में कदम बढ़ा चुकी थी। उस वक्त कमरे में यकीनन कोई नहीं होगा, क्योंकि दूल्हा और उसके दोस्त वगैरह तो बाहर निकल चुके थे, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई। उसने बिना सोचे समझे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन ध्यान जब सामने बेड पर गया तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने ना तो पहले कभी ऐसा मंजर देखा था और ना ही उसके वहमो गुमान में था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला। कमरे के दरवाजे पर किसी को खड़े देखकर वो दोनों ही चौंक कर एक दूसरे में जो मगन थे अलर्ट हुए। इज़ा का दिल कांपा। वो शख्स बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसके पूरे जिस्म पर लर्जिश तारी हो गई। वो दोनों जो एक दूसरे में मसरूफ़ थे, यकीनन इस तरह किसी के आने की तवक्को भी नहीं रखते थे। गेट आउट यू इडियट, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने बोला था? शीना पास पड़ा तकिया उठाकर गुस्से से उसकी तरफ उछाल चुकी थी, जबकि इज़ा की तो हालत ऐसी थी कि वहाँ से हिल तक नहीं पा रही थी। जब अगले ही लम्हे दामियार उसे पीछे खिसकाते हुए बेड से उठना चाह रहा था, उसका दिल सूखे पत्ते की मानित
कांप रहा था। उस शख्स को अपनी तरफ आते देख इज़ा अपना आप संभालती फ़ौरन वहाँ से भाग निकली। सॉरी बेबी, मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई स्टूपिड सी लड़की यहाँ चली आएगी। आई एम रियली सॉरी, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। वो परेशानी से उससे कहने लगी। इतनी मुश्किल से उसने दामियार को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था, जो अब कुछ हद तक उसकी तरफ माइल हो ही गया था। इस तरह किसी ने आकर उसके मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। शीना दामियार से माजरत करते उठी, जबकि वो उसे धक्का देते एक तरफ हटाते अपनी हालत दुरुस्त करता शर्ट उठाकर बाहर निकला, क्योंकि वो उस लड़की को पहचान चुका था। उसके लिए उसे पहचानना मुश्किल था ही नहीं। उसकी वजह से वो कल से किसी और तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था और बस किसी भी तरह उस लड़की तक पहुंचना चाह रहा था। न जाने क्यों वो उसके इस तरह भाग जाने पर दामियार शाह बेचैन होकर उठा था। हालांकि वो जो था वही था। वो अपना आप उस लड़की से भी छुपाना नहीं चाहता था, और वो कौन सा उसे सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास रखना चाहता था। सिर्फ एक रात की बेचैनी ही तो ख़त्म करनी थी उसे अपनी। लेकिन उस लड़की की निगाहें उसे न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा चुकी थी। वो लोग दुल्हन को लिए बाहर स्टेज पर बिठा रही थी। हर कैमरे में तस्वीरें बनाई जा रही थी, वीडियोज़ बन रही थी, और ज़ारन शाह के लिए जैसे उसका गुस्सा कंट्रोल करना उसके बस से बाहर हो गया था। दुल्हन के लहंगे को संभालते संभालते वो अपने आप में ही बुरी तरह उलझ गई थी। उसका दुपट्टा उसके पैरों में गिर रहा था, जबकि बाल किसी आबशार की तरह हर तरफ फैले हुए थे। वो हर किसी की निगाहों का मरकज़ बन चुकी थी। सुबह उसके बाल बंद थे और इतना मेकअप भी उसने नहीं कर रखा था। उस वक्त उसके चेहरे की तमाम तर खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया था उस मेकअप ने, अलग अलग रंगों के साथ। यकीनन ये सब कुछ उसने यहीं आकर करवाया था। इबादत, तुम्हारा दुपट्टा। अरूश ने उसे एहसास दिलाया कि उसका दुपट्टा पीछे गिर चुका है, तो वो बेचैनी से पीछे देखने लगी, जबकि उसने बड़ी मुश्किल से सहरिश के भारी भरकम लहंगे को भी थाम के रखा था। ज़िबाइश, प्लीज़ मेरा दुपट्टा उठा दें, उसने मिन्नत भरे अंदाज में उस लड़की से कहा। या श्योर डार्लिंग, क्यों नहीं। वो फ़ौरन ही पीछे मुड़ती उसका दुपट्टा ज़मीन से उठाते उसके हवाले करने लगी। एक लम्हे के लिए तो उसे अपना आप नौकर जैसा महसूस हुआ। ना तो दुल्हन ने उसे कोई अहमियत दी थी और ना ही दुल्हन की सहेलियों ने। हाँ, लेकिन वक्फे वक्फे से वो उसे कोई ना कोई काम ज़रूर कह रही थी। शायद वो भूल चुकी थी कि आज की सारी अहमियत और तवज्जो की हकदार सिर्फ सहरिश ही थी। तुम बैठो यहाँ, मैं ना देख कर आती हूँ कि ईज़ा ने अभी तक चेंज किया है या नहीं। वो अकेली कंफ्यूज ना हो गई हो। वो उसके करीब से उठते हुए बोली, जबकि सहरिश ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो स्टेज से नीचे उतरती वहां से एक पल में गायब हुई थी। वो स्टेज से नीचे उतरती वापस उस हॉल की तरफ जाने लगी, जब अचानक उसे पीछे से धक्का सा लगा। इससे पहले कि वो उस कमरे की तरफ जाती, किसी ने उसे खींचकर सामने मेल वॉशरूम की तरफ धक्का दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस हुलिये में इस तरह सरापा कयामत बनकर उस महफिल में आने की? क्या समझ के रखा था तुमने, जैसा चाहोगी वैसे रहोगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? ज़ारन शाह, इबादत बीबी, ज़ारन शाह का नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बेहया बेशरम लड़कियों की तरह उस महफिल में आने की? क्या सोचा था तुमने कि कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें? आज़ाद हो तुम, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरे निकाह में हो तुम। इबादत की सांसें जैसे उसके गले में अटकने लगी। सुबह तक तो बड़ी पारसा बीबी बनकर घूम रही थी, जैसे इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही ना हो, और इस महफिल में आते ही तुमने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। इतनी चमक दमक तो कल रात मेहंदी के फंक्शन में भी नहीं थी जितनी इस वक्त है। ये दुपट्टा तुम्हारा ज़मीन तक कैसे पहुंचा? इसे संभालने में ऐसी कौन सी जान लगती है कि तुम्हारी ये ज़मीन पर पड़ा हुआ था कि किसी और को उठाकर तुम्हें देना पड़ा? वो उसका दुपट्टा उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला था, उसके चेहरे को इंतहाई बेदर्दी से अपनी हथेली में थामे अपने बेहद करीब के उसके चेहरे पर गुर्रा रहा था। क्या इतना भारी दुपट्टा था कि तुमसे उठाया नहीं गया? किसी और को तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ा? वो गुस्से से आग बगूला हो रहा था, जबकि वो हैरानगी से उसे सुन रही थी। वो यहाँ उसके पीछे तक आ गया था। मैं वो सहरिश को संभाल रही थी तो मेरा दुपट्टा गिर गया। उसका लहंगा बहुत भारी था, अगर मैं नहीं संभालती तो सहरिश गिर सकती थी। न जाने क्यों वो उस शख्स को अपनी सफाइयाँ दे रही थी, लेकिन उसकी निगाहों से उसे खौफ सा महसूस हो रहा था। वो इतने गुस्से में क्यों था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो न जाने अभी क्या क्या बोलती कि अचानक ही ज़ारन ने उसके लबों पर हाथ रखते उसके होंठों को रगड़ डाला। उसकी ये हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि इबादत उसे देख कर रह गई। उसका नाजुक सा सरापा कांप कर रह गया, जबकि वो अपना रुमाल अपनी जेब से निकालते उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमा चुका था। साफ करो अपनी आंखें, ये रंग मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। बहुत शौक है ना खुद को दावत नज़ारा बनाकर पेश करने का? बहुत शौक है तुम्हें इस तरह चलता फिरता इश्तेहार बनकर तारीफ़ें वसूल करने का? तो मेरे बेडरूम में आ जाना,
तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तुम्हें इस तरह से सबकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सारी आरज़ू और तमन्नाएं एक ही रात में इस तरह से पूरी करूंगा कि दोबारा किसी की निगाहें खुद पर पड़ने भी नहीं दोगी। मैंने कहा, आंखें साफ करो अपनी। वो इतने गुस्से से धाड़ा था कि इबादत फ़ौरन ही उसका दिया रुमाल अपनी आंखों पर रगड़ने लगी, लेकिन वे मेकअप था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया तो सामने पानी का नल खोलते उसका रुख पानी की तरफ फेर गया। वो, अपना चेहरा ठीक से साफ करो। वो पानी के नीचे अपना हाथ रखता उसके मुंह पर हाथ फेरने लगा। उसका अंदाज इतना जारिहाना था कि इबादत का दिल कांपने लगा। वो बहुत बहादुर थी और ख़ुद को बहुत बहादुर समझती थी, कम अज़ कम इजाज़े से कहीं ज़्यादा। वो अपने आप को पुरएतमाद समझती थी, लेकिन यहाँ आकर उसका सारा एतमाद डगमगा गया। ज़ारन उसके साथ इस तरह का रवैया रखे हुए था और उसका अंदाज इतना तौहीन आमेज़ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहा था। वो उसे खिलौने की तरह कभी इधर तो कभी उधर खींच रहा था। हाँ, बॉल बंद हो अपने। वो एक दफ़ा फिर से बेहद गुस्से से गुर्राया। इबादत ने अगले ही लम्हे अपने सारे बालों को अपने हाथों में समेटते जूड़े की शक्ल में ऊपर की तरफ अटकाया। ये दुपट्टा सर पर लेना मैं सिखाऊं या आता है? वो एक दफ़ा फिर से उसी अंदाज में चीखा था। इबादत ने अगले ही लम्हे दुपट्टे को उठाकर सर पर रख दिया। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है इबादत बीबी। आज के बाद अगर तुम मुझे इस तरह से किसी भी जगह तवज्जो का मरकज़ बनी नज़र आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। जब तक मेरे निकाह में हो ना, तब तक तुम्हारी इस खूबसूरती पर मैं किसी दूसरे की निगाह नहीं पड़ने दूंगा। सर से पैर तक मेरी हो तुम, और अगर मुझे कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे निकाह में रहते हुए तुमने मेरे साथ दगा किया, तो सारी ज़िंदगी के लिए किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब तक मैंने तुम्हें निगाह भरकर देखा नहीं, और तुम इस तरह महफिलों में किसी और की निगाहों का मरकज़ बन जाओ और ज़ारन शाह यूँ हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ज़ारन शाह की मिल्कियत हो तुम मिसेज़ इबादत ज़ारन शाह, और जब तक तुम ज़ारन शाह की मिल्कियत हो तुम अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले सकती, याद रखना। वो एक झटके से उसे पीछे फेंकता हुआ वहाँ से बाहर निकल चुका था, जबकि इबादत की हालत अब बेहद ख़राब थी। वो एक नज़र अपने आप को देखती जल्दी से मेल वॉशरूम से बाहर निकली, जहाँ 3 आदमियों को खड़े देख वो परेशान हो गई। लेडीज़ वॉशरूम वो है, उनमें से एक आदमी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो सिर्फ शुक्रिया अदा करती जल्दी से सामने ग्रूम रूम की तरफ गई, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था।